Assalamu alaikum. My name is Ms. Banur and my topic is role of scientist in the history of microbiology. Today we will discuss about two scientists, Alexander Fleming and Louis Pasteur, and their role in the history of microbiology. Alexander Fleming, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च ऑन द एंटीसेप्टिक्स। जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं वो वाउंड की हीलिंग और इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें बताया कि ये हमारे सोल्जर्स, हमारी बॉडी के सोल्जर्स यानी हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल, इम्यूनिटी सेल्स, उनको ज़्यादा किल करते हैं इन्फेक्शन के मुकाबले। इन्फेक्शन उनको इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना ये एंटीसेप्टिक एजेंट्स इफेक्ट करते हैं। उन्होंने बताया जो कार्बोक्सिलिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि बैक्टीरिया को डीप वाउंड में बैक्टीरिया को किल करते हैं, वो हमारे इम्यूनिटी सेल्स को भी किल करते हैं, हमारे सोल्जर इम्यूनिटी सेल को उस बैक्टीरिया के मुकाबले, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है उस डिसीज़ के अगेन। और इन्होंने ये भी बताया कि जो एजेंट होते हैं एंटीसेप्टिक एजेंट्स, वो सुपरफिशियल वाउंड के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ जो डीप वाउंड्स होते हैं उनके लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जितना वो डीप जाएगा उतना वो हमारे इम्यूनिटी सेल को इफेक्ट करेगा। उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी की लाइजोसोम की, डिस्कवरी ऑफ लाइजोसोम। फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक कोल्ड के पेशेंट की नोज से स्क्रीशन ली और उस स्क्रीशन के ऊपर एक कल्चरल मीडियम ग्रो कराया कि यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है भी कि नहीं है। उन्होंने देखा कि इस स्क्रीशन पे एक बैक्टीरिया ग्रो करवाया। उन्होंने डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है इसके ऊपर, जिसको हम कहेंगे, जिसको उन्होंने नाम दिया माइक्रोकोकस का, और इसको हम एम लोअस लुटन भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक डिस्कवरी और की कि फ्लेमिंग डिस्कवर द कॉमन फैक्टर इन द म्यूकस ड्रॉपलेट वाज एन एंजाइम। उन्होंने बताया कि जो म्यूकस का कॉमन ड्रॉपलेट होगा उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और उस एंजाइम को हम कहेंगे लाइजोसोम। इस तरह से उन्होंने स्क्रीशन ऑफ नोज से एक बैक्टीरिया कल्चरल मीडियम ग्रो करवाया और उस कल्चरल मीडियम में देखा कि एक एंजाइम ग्रो कर रहा है, एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे लाइजोसोम। उसके बाद इन्होंने डिस्कवरी की पेंसिलिन की। 1927 में फ्लेमिंग स्ट्रेप्टोकोकस पे स्टडी कर रहे थे। 1927 में फ्लेमिंग जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी पे स्टडी कर रहे थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वो अपनी हॉलीडेज़ के लिए चले गए थे कुछ दिन के लिए 1928 में, 3 सितंबर 1928 को। लेकिन जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी जो कल्चरल मीडियम था जो कि स्ट्रेप्टोकोकाई वो पढ़ रहे थे, जिसके बारे में वो स्टडी कर रहे थे, उसको एक बेंच के कॉर्नर पे रख के अपने लैब में रख के चले गए थे। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने नोट किया कि वहाँ एक फंजाई ग्रो की हुई है। फंजाई ने, और जो फंजाई उस कल्चरल मीडियम पे ग्रो कर रही है, जहाँ जहाँ फंजाई ग्रो कर रही है वहाँ वहाँ का कल्चरल डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन जो उससे दूर थे कल्चरल मीडियम में बैक्टीरिया, वो अपने उसी तरह से ग्रो करने नॉर्मली से। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि पेंसिलिन कॉलोनी के पास जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन जो फार अपार्ट है वहाँ नॉर्मल कॉलोनी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो कर रही है, तो उसने उनको कोई इफेक्ट नहीं किया। जहाँ जहाँ फंजाई ग्रो कर की है वहाँ वहाँ वो डिस्ट्रॉय हो गया कल्चरल मीडियम ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। उन्होंने इस पेंसिलिन जीनस को मोल्ड फॉर्म में भी मतलब स्टडी किया था, इसको मोल्ड फॉर्म में लेके आए थे और उसको कहा था पेंसिलिन जीनस का नेम दिया था, मेंबर्स हैज अ पेंसिलिन जीनस। ही फाउंड इफेक्टिव ऑल द अगेंस्ट ऑल ग्राम पॉजिटिव पैथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिसीज। इन्होंने बताया कि जो पेंसिलिन है वो बहुत से ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करता है, जो कि बहुत सी बीमारियां कोज करता है। अब ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस में हमारे पास बैक्टीरिया भी आ जाएगा, हमारे पास वायरसेस भी आ जाते हैं, पैथोजेंस। अब इसके अगेंस्ट जो हमारे काफ़ी डिसीजेस कॉज करते हैं, इसके अगेंस्ट पेंसिलिन इफेक्टिव यूज़ पाया गया था उसका। उन्होंने he determined that it was mold by itself but some juices produced that kill my। वो कह रहे हैं ये डायरेक्ट उसको इफेक्ट नहीं करता पैथोजन को, इसके अंदर से एक ऐसा जूस क्रिएट करता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। और उन्होंने इस तरह से इस सब्सटेंस को पेंसिलिन का नाम दे दिया। जैसे इस पिक्चर में है कि वो सेल वॉल पे आया, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे पेंसिलिन आया है। पेंसिलिन तो बाद में डाला गया। पेंसिलिन जब बैक्टीरिया की सेल वॉल पे पेंसिलिन को डाला गया है तो इससे वो सेल वॉल रप्चर हो गई है, उसके अंदर से ऐसे जूस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से वो सेल वॉल रप्चर हो गया और वो डिस्ट्रॉय हो गया उसका स्ट्रक्चर, और इस तरह से हमारा वो पैथोजन किल हो गया जो हमारी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है। इस तरह फिर उन्होंने जो पेंसिलिन था वो डायरेक्ट मोल्ड फॉर्म ऑफ जूस में तो नहीं हो सकता था ना, उसको हमने एक मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ होता था। इसमें
जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो इसमें फॉर्म में नहीं ला सके, तो इसलिए 1940 में हार्वर्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन ट्रांसफर पेंसिलिन इनटू मेडिसिन। इन दोनों साइंटिस्ट ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की डिस्कवरी को लेते हुए दोनों ने पेंसिलिन को मेडिसिन में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से 1945 में फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया था, अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज। सेकेंड साइंटिस्ट, लुईस पास्चर. Louis Pasteur is known as the father of microbiology. He begins his career by studying the space of organic crystal. जो हमारे पास लुईस पास्चर थे वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की टर्म दी थी कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या। बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज। माइक्रोस्कोपिक साइज में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे मौजूद है उनकी स्टडी को हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। और सबसे पहले लुईस पास्चर ने टर्म दी थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अब इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री में? सबसे पहले आ जाती है फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज एंड वैक्सीन डेवलपमेंट। फर्मेंटेशन इन 1954 ही स्टार्टेड हिज करियर ऑन फर्मेंटेशन। 1954 में इन्होंने फर्मेंटेशन स्टडी किया था। ही स्टार्टेड द स्टडी ऑन द फर्मेंटेशन। और उन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि जो फर्मेंटेशन है, किसी भी टाइप की फर्मेंटेशन है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करवा रहे हैं। इन्होंने ही कंक्लूड एंड वर एबल टू प्रूव दैट लिविंग सेल द यीस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल। इन्होंने कहा भी था और उस बात को प्रूव भी किया था कि जो शुगर से अल्कोहल बन रही है वो भी फर्मेंटेशन की वजह से हो रही है, और वो कौन करवा रहा है? यीस्ट करवा रहा है फर्मेंटेशन। इनकी डिस्कवरी से पहले लोग ये सोचते थे कि जो फर्मेंटेशन है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रही है, जो कि एक एंजाइम करवाता है केमिकल रिएक्शन। तो इस हिसाब से वो लोग सोचते थे कि जो एंजाइम है वो फर्मेंटेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद इन्होंने फर्मेंटेशन के ऊपर फर्मेंटेशन को फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीज़ के लिए भी, मतलब डिसीज़ के अगेंस्ट भी मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इज पास्चराइजेशन, जो demonstrated that when different microorganism content the wine lactic acid was produced making the sugar wine। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंटेमिनेट कर जाते हैं वाइन को, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है शुगर से। अब इस ही कंक्लूडेड दैट इफ देयर दीज सब्सटेंस वर हीटेड एट मॉडरेट टेम्परेचर kill the microorganism and thereby sterilize the substance and prevent from the spoiling। उन्हें बताया था कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको एक मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिसकी वजह से जो उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए होते हैं, जो उनमें चेंजिंग ला रहे होते हैं, उनको स्टेरिलाइजेशन के लिए स्टेरिलाइज किया जाता है और इन सब्सटेंस को स्पॉइलिंग से बचाया जा सकता है। उन्होंने इस मेथड को कहा था पास्चराइजेशन। मतलब हमारे पास पास्चराइजेशन ऐसा मेथड है जो किसी भी सब्सटेंस की स्टेरिलाइजेशन करवाए एक मॉडरेट टेम्परेचर पे। मॉडरेट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी कम कर दें और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाए और वो सब्सटेंस हमारे पास स्टेरिलाइज हो जाए, जिस पर माइक्रो